सपनों का शहर, अनोखी दुनिया। सपने में काव्यन ने नंदनवादी में बसे सुंदर नगर को देखा। उसके पार नीला समुद्र तट, समुद्र के ऊपर बर्फीली छोटी और रंग बिरंगी नौकाएं जो बंदरगाह से निकलकर उन दूरस्थ क्षेत्रों की ओर बढ़ती थीं जहां समुद्र आकाश से मिलता है। सपने में ही उसने अपना नाम काव्यन रखा, क्योंकि जागते हुए उसका नाम कुछ और था। शायद यह स्वाभाविक था कि वह सपने में नया नाम गढ़े, क्योंकि वह अपने परिवार का अंतिम व्यक्ति था और लंदन की उदासीन भीड़ में अकेला, जहां कोई उसे यह न बताए कि वह पहले कौन था। उसका धन और जमीनें चली गई थीं और उसे लोगों के तौर तरीकों से कोई लगाव न था। वह सपने देखना और अपने सपनों को लिखना पसंद करता था। जो कुछ उसने लिखा उसे दिखाने पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसने अपने लेखन को छिपा लिया और अंततः लिखना बंद कर दिया। जितना वह दुनिया से कटा, उतने ही उसके सपने अद्भुत होते गए। उन्हें कागज पर उतारना व्यर्थ होता। काव्यन आधुनिक न था और न ही उन लेखकों की तरह सोचता था जो जीवन के मिथकीय आवरण को हटाकर नग्न वास्तविकता की कुरूपता दिखाने की कोशिश करते थे। काव्यन केवल सुंदरता की खोज में था। जब सत्य और अनुभव ने उसे सुंदरता न दी, तो उसने इसे कल्पना और भ्रम में खोजा और इसे अपने बचपन की धुंधली कहानियों और सपनों में पाया। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी युवावस्था की कहानियां और दर्शन उन्हें कितने आश्चर्यों से जोड़ते हैं, क्योंकि बचपन में जब हम सुनते और सपने देखते हैं तो हमारे विचार अधूरे होते हैं, और बड़े होने पर जब हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं तो जीवन का जहर हमें नीरस और साधारण बना देता है। लेकिन कुछ लोग रात को जागते हैं और उन्हें जादुई पहाड़ियों और बाघों, सूरज में गाते फव्वारों, समुद्र के ऊपर सुनहरी चट्टानों, कांसे और पत्थर की सोती नगरी तक फैले मैदानों और घने जंगलों के किनारे सफेद घोड़ों पर सवार नायकों की छायामयी टोलियों के विचित्र दर्शन होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमने उस आश्चर्य लोक में झांका है जो हमारा था, जब हम समझदार और दुखी नहीं हुए थे। काव्यन अचानक अपने बचपन के पुराने संसार में पहुंच गया। वह उस घर का सपना देख रहा था जहां उसका जन्म हुआ था। वह बड़ा पत्थर का घर जो बेलों से ढका था, जहां उसकी 13 पीढ़ियों ने जीवन बिताया था और जहां वह मरना चाहता था। चांदनी रात थी और वह गर्मियों की सुगंधित रात में चुपके से निकला, बगीचों से गुजरकर, छतों के नीचे से, पार्क के विशाल बांजों के पास से, और गांव की ओर जाने वाली लंबी सफेद सड़क पर चल पड़ा। गांव बहुत पुराना लग रहा था, जैसे चांद जो घटने लगा हो, और काव्यन सोचने लगा कि छोटे घरों की नुकीली छतें नींद को छिपाए हैं या मृत्यु को। सड़कों पर लंबी घास के भाले उग आए थे और दोनों ओर की खिड़कियों के शीशे या तो टूटे थे या धुंधले। काव्यन रुका नहीं, बल्कि किसी लक्ष्य की ओर बुलाए जाने की तरह आगे बढ़ता गया। वह उस बुलावे को अनदेखा करने की हिम्मत न कर सका। डर था कि यह जागृत जीवन की आकांक्षाओं की तरह भ्रम न हो जो किसी लक्ष्य तक न ले जाए। फिर वह गांव की सड़क से निकलने वाली एक गली में खींचा चला गया जो समुद्र की खाड़ी की ओर जाती थी, और वह चीजों के अंत तक पहुंच गया, ख्वाबेर तक, जहां गांव और सारा संसार अचानक अनंत की गूंजहीन खालीपन में गिर गया था। वहां आगे का आकाश भी खाली था, न उसमें घटता चांद था, न टिमटिमाते तारे। विश्वास ने उसे खतरनाक में धकेला और वह उस खाड़ी में तैरने लगा। अंधेरे, आकारहीन, अस्वप्नित सपनों के पास से हल्की चमक से जलते गोले जो शायद आंशिक रूप से सपने थे, और हंसते पंखों वाले प्राणी जो सभी विश्वों के सपने देखने वालों का मजाक उड़ाते थे। फिर अंधेरे में एक दरार खुलती दिखी और उसने नंदनवादी में बसता सुंदर नगर देखा जो बहुत दूर चमक रहा था, समुद्र और आकाश की पृष्ठभूमि में, और पास ही एक बर्फीली चोटी थी। सुंदर नगर को देखते ही काव्यन जाग गया। फिर भी उसे अपनी झलक से पता था कि यह सुंदर नगर ही था, नंदनवादी में, सप्तरंगी पहाड़ियों के उस पार, जहां उसकी आत्मा एक गर्मी की दोपहर में बहुत पहले 1 घंटे की अनंत काल तक ठहरी थी, जब वह अपनी दाई से छिपकर निकल गया था और गांव के पास चट्टान पर समुद्र की हवा में सो गया था। उसने तब विरोध किया था जब उसे ढूंढकर जगाकर घर ले गए थे, क्योंकि वह उस सुनहरी नौका में उन मोहक क्षेत्रों की ओर जाने ही वाला था जहां समुद्र आकाश से मिलता है। अब भी वह जागने से उतना ही खफा था, क्योंकि 40 थके हुए वर्षों बाद उसने अपनी परिकठीय नगरी पाली थी। 3 रात बाद काव्यन फिर सुंदर नगर में आया। पहले की तरह उसने पहले उस गांव का सपना देखा जो सोया या मृत था, और उस खाड़ी का जिसमें उसे चुपके से तैरना पड़ता था। फिर वह दरार फिर दिखी और उसने नगरी के चमकते मीनारों को देखा, नीले बंदरगाह में खड़ी सुंदर नौकाओं को, और हिम शिखर के झिनको वृक्षों को समुद्र की हवा में लहराते देखा। लेकिन इस बार उसे खींचकर नहीं ले जाया गया, और वह एक पंखोले प्राणी की तरह धीरे धीरे एक घास वाली पहाड़ी पर उतरा, जहां तक उसके पैर अंत में नम घास पर टिके। वह वास्तव में नंदनवादी और सुंदर नगर में वापस आ गया था। सुरंधारा नदी के किनारे सुगंधित घासों और चमकीले फूलों के बीच चलते हुए काव्यन उस छोटे लकड़ी के पुल तक पहुंचा जहां उसने बचपन में अपना नाम उकेरा था, और बुद्ध वनों से गुजरते हुए शहर के द्वार पर बड़े पत्थर के पुल तक। सब कुछ पहले जैसा था। न संगमरमर की दीवारें फीकी थीं, न उन पर रखे कांसे के बुतों पर जंग लगी थी। काव्यन ने देखा कि उसे डरने की जरूरत नहीं, कि जो वह जानता था वह गायब हो जाएगा। यहां तक कि प्राचीन के प्रहरी भी वहीं थे, और उतने ही युवा जितने उसे याद थे। जब वह कांसे के द्वारों से और संगमारी फर्शों पर से गुजरा, व्यापारियों और ऊंट चालकों ने उसका स्वागत किया मानो वह कभी गया ही न हो। और पुष्पदेव के नीले मंदिर में भी यही हुआ, जहां फूलों से सजे पुजारी बोले कि नंदनवादी में समय नहीं है, केवल अनंत यौवना। फिर काव्यन सीपों की गली से समुद्र की दीवार तक गया, जहां व्यापारी, नाविक और उन समुद्रों से आए विचित्र लोग थे, जहां समुद्र आकाश में मिलता है। वहां वह देर तक रुका
उस चमकते बंदरगाह को देखता रहा, जहां लहरें अज्ञात सूर्य के नीचे जगमगाती थीं और जहां दूर दूर से आई नौकाएं हल्के हल्के तैरती थीं। उसने हिमशिखर को भी देखा, जो तट से राजसी ठाठ से उठता था। उसके निचले ढलानों पर हरे भरे वृक्ष लटकते थे और श्वेत शिखर आकाश को छूता था। काव्यन पहले से कहीं अधिक उन दूर के स्थानों की नौकाई की चाह में था, जिनके विचित्र किस्से उसने सुना था, और उसने फिर से उस नाविक को ढूंढा जिसने उसे बहुत पहले ले जाने का वादा था। उसने अमित को पाया, जो उसी मसालों के संदूक पर बैठा था, और अमित को जैसे समय का पता ही न था। फिर दोनों बंदरगाह की एक नौका तक गए और चपासियों को आदेश देकर वे नील सागर पर निकल पड़े, जो आकाश की ओर जाता है। कई दिन तक वे लहरों पर लहराते रहे, जब तक कि वे क्षितिज पर न पहुंच गए, जहां समुद्र आकाश से मिलता है। यहां नौका रुकी नहीं, बल्कि नीले आकाश में आसानी से तैरने लगी, गुलाबी रंग के बादलों के बीच। नौके के नीचे काव्यन को विचित्र देश, नदियां और असीम सुंदरता की नगरें दिखीं, जो धूप में आलस्य से फैली थीं। अंत में अमित ने कहा कि उनकी यात्रा खत्म हो रही है और वे जल्द ही मेघनगर के बंदरगाह में पहुंचेंगे, जो गुलाबी संगमरमर का शहर है, जो उस हवाई तट पर बना है जहां पश्चिमी हवा आकाश में बहती है। लेकिन जैसे ही शहर का सबसे ऊंचा नुकीला मीनार दिखा, अंतरिक्ष में कहीं से एक ध्वनि आई और काव्यन अपने लंदन के कक्ष में जाग गया। उसके बाद कई महीनों तक काव्यन ने सुंदर नगर और उसकी आकाशगामी नौकाओं को व्यर्थ में खोजा। उसके सपने उसे कई शानदार और अनजाने स्थानों में ले गए, लेकिन कोई उसे न बता सका कि नंदनवादी सप्तरंगी पहाड़ियों के उस पार कैसे पहुंच। एक रात वह अंधेरे पहाड़ों के ऊपर से उड़ा, जहां दूर दूर तक बिखरे कैंपों में हल्की आगें जल रही थीं और विचित्र झुंडों में अजीब लोमश पशु, जिनके अगुआओं पर घंटियां बंधी थीं। इस पहाड़ी देश के सबसे जंगली हिस्से में, जो इतना सुनसान था कि शायद ही कोई वहां गया हो, उसने एक भयंकर प्राचीन दीवारी या पथरारा पाया, जो पहाड़ियों और घाटियों में टेढ़ी मेढ़ी चली गई थी। इतनी विशाल कि कोई मानव हाथ उसे न बना सकता, और इतनी लंबी कि उसका कोई छोर न दिखता। उस दीवार के पार भोर की धुंध में वह एक विचित्र बगीचे और चेरी के पेड़ों के देश में पहुंचा। जब सूरज उगा तो उसने लाल और सफेद फूलों, हरी पत्तियों, सफेद रास्तों, हीरे की नहरों, नीले तालाबों, नक्कायरे और लाल छतों वाले मंडपों की ऐसी सुंदरता देखी कि वह क्षण भर के लिए सुंदर को भूल गया। लेकिन जब वह एक सफेद रास्ते पर एक लाल छत वाले मार्ग पर चला, तो उसे सुंदर नगर याद आया, और मैं वहां के लोगों से इसके बारे में पूछता। अगर वहां लोग होते, वहां तो बस पक्षी और तितलियां उठी थीं। एक दूसरी रात काव्यन ने एक नम पंथरी सीढ़ी पर अंतहीन चढ़ और एक मीनार की खिड़की पर पहुंचा, जो चांदनी रात में एक विशाल मैदान और नदी को देख रही थी। उस चुप्पी भरे शहर में, जो नदी के तट से फैला था, उसे लगा कि उसने कुछ जाना पहचाना देखा। वह उतरकर नंदनगाह की राह पूछता, अगर न क्षितिज पर एक भयंकर नवबंडला न उभरता, जो शहर की जर्जरता, नदी की स्थिरता और उस देश की मृत्यु को दिखाता था, जो तब से वैसी थी जब राजा वीरेंद्र अपनी विजयों से लौटा और उसे देवता का प्रकोप देखा था। इसलिए काव्यन ने सुंदर नगर और मेघनगर में जाने वाली नौकाओं को व्यर्थ खोजा। इस बीच कई आश्चर्यों को देखा, और एक बार उस अनघट पुजारी से बाल बाल बचा, जो पीले रेशी मास्क पहनता है और शीत प्रदेश के प्राचीन पथरी मठ में अकेला रहता है। समय के साथ वह दिन के उजाले की बेरंगी अवधियों से इतना अधीर हो गया कि उसने नींद बढ़ाने के लिए नशीली दवाएं लेना शुरुआत कर दिया। भांग ने बहुत मदद की और एक बार अंतरिक्ष के उस हिस्से में ले गई जहां आकार नहीं, केवल चमक गैसें अस्तित्व के रहस्यों का अध्ययन करती हैं। एक बैंगनी गैस ने उसे बताया कि यह अंतरिक्ष का वह हिस्सा था जो उसकी अनंत से बाहर था। गैस ने ग्रहों या जीवों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन काव्या को केवल उस अनंत का हिस्सा माना जहां पदार्थ, ऊर्जा और गुरुत्वाक है। काव्यन अब मीनारों भाले सुंदर नगरी में लौटने को बहुत व्याकुल था, और उसने दवाओं की खुराक बढ़ाई, लेकिन अंत में उसके पास पैसे खत्म हो गए और वह दवाएं न खरीद सका। फिर एक गर्मी के दिन उसे उसके कक्ष से निकाल दिया गया और वह सड़कों पर बेढर भटकता एक पुल के ऊपर से उस जगह पहुंचा जहां घर और पतले होते गए। यहीं पर उसकी पूर्ति हुई और वह सुंदर नगरी से आए शूरों के दल से मिला, जो उसे हमेशा के लिए वहां लेने आए थे। वे शानदार शूर थे, भूरे घोड़ों पर सवार, चमकदार कवचों में सोने के कपड़े की जटिल कसीदाकारी वाली पहने हुए। वे इतने थे कि काव्यन ने उन्हें पहले एक सेना समझ लिया, लेकिन उनके नेता मेरा ने कहा कि वे उसके सम्मान में आए हैं, क्योंकि यह वही था जिसने अपने सपनों में नंदनवादी बनाया था, जिसके कारण उसे अब हमेशा के लिए इसका मुख्य देव बनाया जाएगा था। फिर उन्होंने काव्यन को एक घोड़ा दिया और उसे काफकाव के माले में सबसे उयाया। यह सब बहुत विचित्र था, लेकिन जैसे जैसे सवार चले वे समय में पीछे लौटते गए, क्योंकि जब भी वे गोधूली में किसी गांव से गुजरे, उन्हें केवल वही घर और गांव दिखे जो चौधरी या उसके पहले के लोग देख सकते थे, और कभी कभी छोटे छोटे दलों के साथ शूर सवार दिखते। जब अंधेरा हुआ वे और तेजी से चले, तब तक जब वे हवा में उड़ते हुए प्रतीत होने लगे। भोर की धुंध में वे उस गांव में पहुंचे जिसे काव्यन ने बचपन में जीवंत और सपनों में सोया या मृत देखा था। अब वह जीवंत था। सुबह के ग्रामीणों ने सड़कों पर झुककर सलाम किया जब सवार गली में खटखटाते हुए उस गली में मुड़े जो सपनों की खाड़ी में खत्म होती थी। काव्यन ने पहले उस खाड़ी में केवल रात को प्रवेश किया था और सोच रहा था कि दिन में यह कैसी दिखेगी, इसलिए उसने उत्सुकता से देखा जब दल ख्वाबेर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वे ऊंची जमीन पर खटखटाए, पूर्व से कहीं से एक सुनहरी चमक आई और सारे दृश्य को अपनी चमकीली चादर में ढक लिया।
खाड़ी अब गुलाबी और नीली चमक का उफनता समुद्र थी और अदृश्य आवाजें उल्लास से गा रही थीं। जब शूरों का दल किनारे से कूदा और चमकते बादलों और रजत चमक के पास से सुंदरता से तैरता हुआ नीचे गया। अंतहीन नीचे सवार तैरते गए, उनके घोड़े हवा में पंजे मारते जैसे सुनहरे रेत पर दौड़ रहे हों। और फिर चमकीली धुंधें हटीं और एक बड़ी चमक दिखी, सुंदर नगरी की चमक, और उसके पार समुद्र तट, और समुद्र के ऊपर बर्फीली छोटी और रंग बिरंगी नौकाएं जो बंदरगाह से उन दूर के क्षेत्रों की ओर निकलती थीं जहां समुद्र आकाश से मिलता है। और काव्यन ने उसके बाद नंदन वादी और सपनों के सभी पड़ोसी क्षेत्रों पर राज्य किया और अपना दरबार सुंदर नगरी और मेघ निर्मित मेघ नगरी में बारी बारी से रखा। वह वहां अब भी राज्य करता है और हमेशा सुख से राज्य करेगा। हालांकि नील गांव की चट्टानों के नीचे समुद्री धाराएं उस भटके हुए व्यक्ति के शव के साथ मजाक कर रही थीं जो भोर में आधे खाली गांव में ठोकर खाकर गिरा था। मजाक करती हुई और उसे उन चट्टानों पर फेंक दिया जहां बेलों से ढके प्राचीन महल में एक विशेष रूप से मोटा और अरुचिकर करोड़पति शराब बनाने वाला खरीदी गई पुरानी शान का आनंद लेता है। समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।